दोस्तों नमस्कार। सीप कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग विशेषण और विशेष्य पढ़ रहे थे। विशेषण विशेष में अब तक हम 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण क्या होते हैं, उसके बाद इनके प्रकार कौन कौन से हैं और उन सभी प्रकारों को पढ़ लिया है। विशेषण के 5 प्रकारों में से हमने अब तक 3 को पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है और चौथे को हम लगभग आधे से ज़्यादा ख़त्म कर चुके हैं। आज आपका जो चौथे प्रकार का थोड़ा बहुत भाग बचा हुआ है वो और 5वां, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। यानी आज विशेषण के जो प्रकार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद लगभग 2 क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा जो 2 क्लास लगेंगी, उसमें हम जो विशेषण के बचे हुए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिनसे अक्सर परीक्षाओं में सवाल आते रहते हैं, उन पर बात करेंगे। यानी आज के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लासों में, 2 छोटी छोटी वीडियोस में हम विशेषण और विशेष्य को पूरी तरीके से ख़त्म कर लेंगे। तो आप ये वीडियो देखें, उससे पहले अच्छा होगा कि आप इससे पहले की जो 3 वीडियोस हैं उनको ज़रूर देख लें, ताकि आज की जो क्लास है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। जो बाकी की 3 वीडियोस हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और दूसरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सके। इसके साथ ही अगर हो सके तो आप वीडियोस को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो और हमारा चैनल भी बढ़ सके। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि वीडियोस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो या तो आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप तक ये वीडियो पहुंच नहीं रही है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में जो मैं समझाता हूं उसमें कुछ कमी है, मुझे अपनी शैली बदलने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि मैं दूसरे ढंग से प्रयास कर सकूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। हम पढ़ रहे थे विशेषण का चौथा प्रकार, जो होता है हमारा सांकेतिक या फिर सार्वनामिक विशेषण। उसमें अब तक हम सार्वनामिक विशेषण 2 भागों में बटा हुआ था। एक था आपका व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा था आपके सर्वनाम के भेदों के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो 2 प्रकार थे वो हम पढ़ चुके हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। आज हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, सर्वनाम के भेदों के आधार पर जो विशेषण के प्रकार हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि जो सर्वनाम के भेदों के आधार पर विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संकेतवाचक या फिर निश्चयवाचक। आप जानते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, तो उसी सर्वनाम का जो भेद है उन्हीं के आधार पर 4 विशेषण बनाए गए हैं। सबसे पहला संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, तीसरा है संबंधवाचक और चौथा है प्रश्नवाचक। अब इनको हम एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संकेतवाचक या फिर निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। तो इसकी परिभाषा ये है कि वे शब्द या वे विशेषण शब्द जो निश्चयवाचक सर्वनामिक शब्दों से बने हुए हैं। आप इस तरीके से लिखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। उसके बाद उसके नीचे लिखिए कि वे विशेषण शब्द जो निश्चयवाचक सर्वनामिक शब्दों से बने हुए हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे, वो आदि। आप देख रहे हैं जो ये शब्द हैं, ये सब के सब सर्वनाम हैं और इनसे किसी न किसी निश्चितता का पता चलता है। यानी अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यह कुर्सी है, यह मार्कर है, इसका मतलब मेरे दिमाग में किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि यह मार्कर है, ये वाइट बोर्ड है। तो इसलिए यह है, वह है, इस, उस, ये सब निश्चयवाचक शब्द हैं। तो इससे आप उदाहरण देख सकते हैं
यह किताब मेरी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो किताब शब्द है, किताब आपका एक संज्ञा है और संज्ञा से ठीक पहले एक सर्वनाम प्रयोग हुआ है, यह है। तो आप जानते हैं कि संज्ञा से अगर ठीक पहले कोई सर्वनाम प्रयोग हो तब वो विशेषण होता है। तो किताब से पहले एक निश्चयवाचक सर्वनाम प्रयोग हुआ है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। उसके बाद शब्द है आपका वह घर मेरा है। तो घर आपकी संज्ञा है और वह सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा से पहले सर्वनाम प्रयोग हुआ, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण है। और चूंकि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण हुआ। अगला है उस पहाड़ को देखो। तो पहाड़ आपकी संज्ञा और इससे पहले उस यानी निश्चय सर्वनामिक शब्द उस प्रयोग हुआ, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण हुआ। अब हम अपने अगले प्रकार पर आते हैं। अगला प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि ऐसे सर्वनामिक विशेषण जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों से बने हों। तो आप इसकी परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं कि वह विशेषण शब्द जो अनिश्चयवाचक सर्वनामिक शब्दों से बने हों वे अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसमें आप लिखेंगे जैसे कोई, कुछ, किसी आदि, यानी ऐसे शब्द जिनमें ये कोई, कुछ, किसी इस तरह के शब्द आए हुए हों वे आपके अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसका उदाहरण अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कोई व्यक्ति आया है। तो अगर आप लिखते हैं कोई व्यक्ति आया है, ये आप उदाहरण लिख लीजिए। तो कोई शब्द आपका सर्वनाम है और व्यक्ति आपकी संज्ञा है, तो सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आई, इसलिए ये जो सर्वनाम है ये वास्तव में अब विशेषण बन गया है। और किस तरह का विशेषण? तो अनिश्चयवाचक, क्योंकि कोई व्यक्ति आया है, कौन सा व्यक्ति है ये कंफर्म नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक है। कुछ, आप कह सकते हैं कुछ किताबें पढ़ लो, कुछ किताबें, लेकिन कितनी किताबें पढ़ लें निश्चित नहीं है, इसलिए ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। किसी डॉक्टर को बुलाओ। तो किसी डॉक्टर को, किस डॉक्टर को बुलाना है ये निश्चय नहीं है, इसलिए डॉक्टर संज्ञा और किसी शब्द आपका सर्वनाम यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसलिए ये उदाहरण किसका है? अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण का। उसके बाद आपका अगला प्रकार संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो आप इसके नाम से समझ सकते हैं ऐसे विशेषण जो संबंधवाचक सर्वनाम से बने हों। तो अगर आप इसकी परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिखिए ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संबंधवाचक सर्वनाम से बने हों वे संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, हमारा, इस तरह के शब्द। अब इसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण है उनकी साड़ी सुंदर है। तो आप यहाँ देखिए जो साड़ी शब्द है वो संज्ञा है, साड़ी आपकी संज्ञा है और इससे ठीक पहले सर्वनाम लगा हुआ है उनकी। तो क्योंकि संज्ञा से पहले सर्वनाम है इसलिए ये विशेषण है, उनकी शब्द विशेषण है। लेकिन कैसा विशेषण है? तो जो उनकी शब्द है, साड़ी का संबंध किससे है? उनकी से। तो इसलिए जो उनकी शब्द है ये आपका संबंधवाचक विशेषण है। मेरी घड़ी महंगी है। तो मेरी आपका संज्ञा है और मेरी के ठीक बाद है घड़ी आपकी संज्ञा है और घड़ी से ठीक पहले है मेरी शब्द, यानी घड़ी का संबंध किससे है? मेरी शब्द से है, यानी मुझसे है। तो जो मेरी शब्द है ये आपका विशेषण बन गया। कौन सा विशेषण? संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। क्योंकि ये सर्वनाम है लेकिन संज्ञा से पहले प्रयोग हुआ इसलिए सर्वनामिक विशेषण हुआ और संबंध दर्शा रहा है घड़ी के साथ इसलिए संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। उसके बाद आपका
जो सार्वनामिक विशेषण है उसका आखिरी और चौथा प्रकार, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो प्रश्नवाचक यानी ऐसे शब्द जो प्रश्नवाचक शब्दों से बने हों, ऐसे विशेषण जो प्रश्नवाचक शब्दों से बने हों। तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, उसके आगे परिभाषा, वे विशेषण शब्द जो किसी प्रश्नवाचक सार्वनामिक शब्द से बने हों वे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किस आदि शब्द। तो इसका उदाहरण आप लिखिए, कौन सा व्यक्ति आया है। तो व्यक्ति आपकी संज्ञा हुई, या यहाँ देखिए मैंने उदाहरण लिखा हुआ है, मैंने कहा कौन सा व्यक्ति आया है। तो कौन सा ये आपका सर्वनामिक शब्द है और उसके ठीक पहले जो है संज्ञा आई है व्यक्ति, तो व्यक्ति से ठीक पहले सर्वनाम है इसलिए वो विशेषण हुआ। लेकिन कौन सा विशेषण, क्योंकि कौन एक प्रश्न पूछ रहा है इसलिए प्रश्नवाचक विशेषण है। तो प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण हुआ, कौन सा व्यक्ति आया है में। दूसरा उदाहरण, कौन सा मकान आपका है। मकान आपका जो है एक संज्ञा है और मकान से ठीक पहले शब्द है कौन सा। तो कौन सा आपका अब सर्वनाम ना हो करके ये विशेषण है, तो ये कौन आपका प्रश्नवाचक विशेषण है, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण है। अगला उदाहरण है, किस विद्यालय में तुम पढ़ते हो। विद्यालय आपकी संज्ञा है, उससे ठीक पहले सर्वनामिक शब्द आया है किस। तो किस आपका प्रश्नवाचक है क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है कि किस विद्यालय में तुम पढ़ते हो। तो किस शब्द आपका जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण है। क्या सामान तुमने खरीदा। सामान आपकी संज्ञा है और क्या एक सर्वनामिक शब्द है जो प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो इसलिए क्या शब्द आपका प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण होगा। यहां आपके जो 4 मुख्य प्रकार हैं विशेषण के वो समाप्त होते हैं। उसके बाद 5वां प्रकार है। 5वां प्रकार मैंने आपको बताया है कि ये सिर्फ कुछ किताबें बताती हैं, ज़्यादातर इसको मान्यता नहीं दी जाती, सिर्फ 4 ही प्रकार पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आप इसको भी पढ़ लीजिए। तो आपका 5वां प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा है कि जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से होती है वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर से सुनिए, जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से होती है वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इलाहाबाद से इलाहाबादी। इलाहाबाद शब्द आपका एक स्थान है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इलाहाबाद से हुआ इलाहाबादी। कानपुर से हुआ कानपुरी। और गांधी शब्द भी आपका व्यक्तिवाचक है और गांधी से हुआ गांधीवादी। यहाँ आप एक और पॉइंट नोट करेंगे, जब मैंने आपको विशेषण का पहला प्रकार पढ़ाया था गुणवाचक विशेषण, तो मैंने कहा था कि गुणवाचक विशेषण के मुख्य रूप से 7 प्रकार होते हैं और उसमें मैंने 7वां प्रकार आपको पढ़ाया था स्थानवाचक विशेषण, यानी ऐसे विशेषण शब्द जो किसी स्थान से बने हुए हों। मैंने वहाँ उदाहरण भी दिया था, जैसे राजस्थान से राजस्थानी, पहाड़ से पहाड़ी, बिहार से बना बिहारी, पंजाब से पंजाबी, इस तरह के शब्द। तो वो आपका स्थानवाचक था जो गुणवाचक का एक उदाहरण था। इलाहाबाद ये भी तो एक स्थान है, कानपुर ये भी एक स्थान है, तो फिर ये व्यक्तिवाचक में क्यों आया, यही कन्फ्यूज़न है। इसलिए इसको सभी किताबें मान्यता नहीं देती। कायदे से इलाहाबाद से इलाहाबादी, राजस्थान से राजस्थानी, ये आपका गुणवाचक के स्थानवाचक वाले में आना चाहिए था, तो लेकिन इसको यहाँ डाला गया है। यानी वो उदाहरण जो स्थानवाचक का था वो व्यक्तिवाचक में भी आ सकता है, और व्यक्तिवाचक में जो स्थान वाले विशेषण है वो गुणवाचक का जो स्थानवाचक वाला पार्ट था उसमें जा सकता है। इसलिए आप यहाँ एक पॉइंट ज़रूर ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कोई इस तरह का उदाहरण दिया जाता है
जो स्थानवाचक हो, और आपके पास ऑप्शन में व्यक्तिवाचक और गुणवाचक, या फिर गुणवाचक में भी गुणवाचक ना दे करके स्थानवाचक दे रखा हो, तो आप गुणवाचक या फिर स्थानवाचक को प्रेफरेंस देंगे, यानी उसको प्राथमिकता देंगे। अगर वो ऑप्शन में मौजूद नहीं है तब आप व्यक्तिवाचक को लगाएंगे, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अब जो है आपका विशेषण के जितने प्रकार थे वो सब के सब समाप्त हुए। अब एक प्रकार और बचा हुआ है। अब तक हमने पढ़ लिया व्युत्पत्ति के आधार पर और सर्वनाम के भेदों के आधार पर। एक और प्रकार है प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार, यानी विशेषण, जो विशेषण शब्द है वो वाक्य में कहाँ पर प्रयोग होता है, उस हिसाब से भी विशेषण शब्दों को बांटा गया है। और प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो प्रकार होते हैं। पहला उद्देश्य या फिर विशेष्य विशेषण, और दूसरा विधेय विशेषण। तो आप हेडिंग डालिए, आप पहले इस लाइन को लिखिए, प्रयोग के आधार पर विशेषणों के प्रकार। नीचे लिखिए, प्रयोग के आधार पर विशेषणों के दो प्रकार होते हैं, उद्देश्य या फिर विशेष्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। अब हेडिंग डालिए, उद्देश्य विशेषण या फिर विशेष्य विशेषण। इसमें लिखिए, यदि विशेषण शब्द विशेष्य, उद्देश्य अर्थात कर्ता, यानी विशेष्य या फिर उद्देश्य क्या होता है, कर्ता होता है। कोई भी वाक्य हो जिसमें संज्ञा होती है वो आपका विशेष्य होता है, आप जानते हैं। और उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कौन, कर्ता, जो किसी काम को करेगा। तो किसी काम को कौन करेगा, कोई संज्ञा या सर्वनाम ही करेगी। तो अगर कोई विशेषण शब्द विशेष्य, उद्देश्य यानी कि कर्ता, कर्ता से पहले प्रयोग किया जाए तो वह उद्देश्य विशेषण कहलाता है। फिर से देखिए, कोई भी विशेषण शब्द अगर कर्ता से पहले प्रयोग कर लिया जाए, यानी उस संज्ञा शब्द से पहले प्रयोग कर लिया जाए, तो वह आपका उद्देश्य विशेषण कहलाता है। जैसे वह बहुत बुद्धिमान बालक है, ये बहुत आपका दो बार लिख गया है इसलिए इसको हटाइए। वह बहुत बुद्धिमान बालक है, ये आपका सर्वनाम है। सर्वनाम के बाद किसी तरह की संज्ञा नहीं है, इसलिए अब ये विशेषण नहीं है, ये सर्वनाम है, तो इसको छोड़ दीजिए। बहुत बुद्धिमान बालक है, ये आपकी संज्ञा है, ये आपका कर्ता भी है। आप जानते हैं, अगर आपने कारकों को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कर्ता क्या होता है। जो किसी वाक्य में किसी काम को करता है, जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, वो आपका कर्ता कहलाता है। एक साधारण सी ट्रिक है कि आप वाक्य में कौन शब्द लगा करके प्रश्न पूछ लीजिए, तो जवाब में जो शब्द मिलेगा वो आपका कर्ता होगा। वह बहुत बुद्धिमान बालक है, आप पूछिए कौन बहुत बुद्धिमान है, तो जवाब आएगा बालक बहुत बुद्धिमान है। तो इसलिए बालक आपका कर्ता है। तो आप देखिए, कर्ता से पहले बुद्धिमान यानी विशेषण शब्द लगा है, इसलिए ये आपका उद्देश्य विशेषण है। आप जानते हैं किसी भी वाक्य में जो सब्जेक्ट है, जो कर्ता है, वो उद्देश्य होता है। उसके अलावा जितने भी शब्द हैं वो सब विधेय होते हैं, यानी कर्ता से पहले विशेषण आया, इसलिए ये उद्देश्य विशेषण है। उसके बाद ईमानदार व्यक्ति चोरी नहीं करते, व्यक्ति आपकी संज्ञा है, यानी ये कर्ता है। आप कौन लगा करके प्रश्न पूछिए, कौन चोरी नहीं करते, जवाब मिलेगा ईमानदार व्यक्ति। तो ईमानदार शब्द तो आपका विशेषण है, क्योंकि व्यक्ति की विशेषता है कि वो ईमानदार है। तो संज्ञा या कर्ता कौन हुआ, व्यक्ति हुआ। व्यक्ति से ठीक पहले आपका विशेषण आया है, कर्ता से ठीक पहले विशेषण आया है, इसलिए जो अब ये विशेषण है वो उद्देश्य विशेषण है। तो अब आप जो उद्देश्य विशेषण है इसको समझ गए होंगे। अब अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम विधेय विशेषण पढ़ते हैं, और इसके बाद विशेषण के जितने प्रकार हैं वो सब के सब समाप्त हो जाएंगे। फिर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बचेंगे, वो हम अगली क्लास में कर लेंगे।
तो अब हम प्रयोग के आधार पर अगला प्रकार पढ़ते हैं, यानी विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण हमने पढ़ लिया। उद्देश्य विशेषण में जो विशेषण शब्द है वो कर्ता से पहले आता था, और विधेय में क्या है कि ऐसे विशेषण शब्द जो कर्ता अर्थात विशेष्य के बाद प्रयोग होते हैं वे विधेय विशेषण कहलाते हैं, चाहे वे कर्ता की विशेषता बताएं या कर्म की। यानी अगर कर्ता से पहले विशेषण प्रयोग हुआ है तो वो उद्देश्य विशेषण होगा, लेकिन अगर कर्ता के बाद विशेषण शब्द आया तब वो विधेय विशेषण होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जो विशेषण शब्द है वो कर्ता की विशेषता बता रहा है या फिर कर्म की, बस वो विशेषण शब्द जो है कर्ता के बाद प्रयोग हो तब वो विधेय विशेषण होगा। अगर आप इसका उदाहरण देखना चाहें तो उदाहरण है आम मीठा है। तो आप देख रहे हैं आम, कौन मीठा है? तो आम मीठा है। तो आम आपकी संज्ञा है, यानी ये कर्ता है, और कर्ता के बाद आपका आया है विशेषण शब्द मीठा। आम की विशेषता है कि वो मीठा है, तो क्योंकि ये कर्ता के बाद आया है इसलिए विधेय विशेषण का उदाहरण है। मीठा शब्द आपका विधेय विशेषण है। लड़का ईमानदार है। लड़का जो है आपका संज्ञा है, कर्ता है, और इसके बाद शब्द आया है ईमानदार, यानी लड़के की विशेषता है कि वो ईमानदार है, इसलिए जो आपका ईमानदार शब्द है ये आपका विधेय विशेषण है। उसके बाद व्यक्ति बहुत ईमानदार है, चोरी नहीं करता। यहाँ भी आप देखिए व्यक्ति करता है, उसके बाद ईमानदार शब्द है, और चोरी शब्द भी उसके बाद ही है। तो ये भी आपका विधेय विशेषण का उदाहरण है। उसके बाद अगला उदाहरण, ये मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, इसमें आपके उद्देश्य और विधेय दोनों के उदाहरण हैं। बुद्धिमान बालक प्रथम स्थान पर आया। तो आप देख रहे हैं पूरे वाक्य में सिर्फ एक संज्ञा है, यानी सिर्फ एक कर्ता है। वो कौन है? बालक। बालक आपका कर्ता है। इस बालक की विशेषता क्या है कि वो बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान शब्द बालक से पहले आया है, तो अगर कर्ता से पहले विशेषण हो तो उद्देश्य विशेषण, यानी ये जो आपका बुद्धिमान शब्द है, ये बुद्धिमान शब्द आपका उद्देश्य विशेषण है। ये आपका उद्देश्य विशेषण है। जबकि इसी लड़के की जो अगली खासियत है, जो अगली विशेषता है, वो क्या है? वो प्रथम स्थान पर आया है। किस स्थान पर? प्रथम। तो जो आपका ये प्रथम शब्द है, ये चूंकि बालक यानी कर्ता के बाद आया है, इसलिए ये आपका विधेय विशेषण है। तो बालक से पहले जो विशेषण है वो उद्देश्य, और बालक के बाद जो विशेषण है वो विधेय विशेषण। तो यहाँ आपके जो विशेषण के सभी प्रकार हैं वो समाप्त हो गए। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। अब हम देखते हैं कि किन किन शब्दों से हम विशेषण बना सकते हैं। तो आप इसके नीचे लिखिए, यहाँ लिखा हुआ है विशेषण शब्दों की रचना। आप लिखेंगे विशेषण शब्दों की रचना, उसके आगे विशेषण शब्दों की रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है। या आप सिर्फ ऐसे लिख लीजिए विशेषणों की रचना, उसके आगे लिखिए कि विशेषणों की रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है। कौन कौन से? सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से, यानी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है उससे भी हम विशेषण बना सकते हैं। अभी हमने व्यक्तिवाचक यानी 5वां प्रकार संज्ञा का देखा था। जैसे गांधी से गांधीवादी, जौनपुर से जौनपुरी, भारत से भारतीय, इस तरह के शब्द। उसके बाद आपका अगला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा से, यानी हम जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भी विशेषण बना सकते हैं। कागज से कागजी, पहाड़ से पहाड़ी, ग्राम से ग्रामीण। उसके बाद अगला है भाववाचक संज्ञा से, यानी भाववाचक संज्ञा से भी आप विशेषण बना सकते हैं। जैसे
एकता, एकता भी एक भाव है, एक भावना है, यानी एक भाववाचक संज्ञा है। तो एकता से आप बना सकते हैं एक। एक मैंने आपको गुणवाचक विशेषण में पढ़ाया था, सॉरी संख्यावाचक विशेषण में पढ़ाया था कि 1 2 3 ये आपके संख्यावाचक हैं। उसके बाद है अनुराग। अनुराग भी एक तरह की भावना है। तो अनुराग से आप बना सकते हैं अनुरागी। अनुरागी यानी जिसके अंदर अनुराग हो, तो अनुरागी शब्द आपका विशेषण है। गरम, गरम से बनेगा गर्मी। कृपा से कृपालु, ये आपके भाववाचक संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। उसके बाद सर्वनाम से, यानी सर्वनाम से भी आप विशेषण बना सकते हैं। जैसे यह एक सर्वनाम है और इससे आप बना सकते हैं ऐसा, वह से वैसा, जो से जैसा, कौन से कैसा। उसके बाद पांचवा और आखिरी प्रकार है क्रिया से। आप क्रिया से भी विशेषण बना सकते हैं। जैसे उड़ना, उड़ना एक क्रिया है। उड़ना से आप बना सकते हैं उड़नछू। उड़नछू आपका एक प्रकार का विशेषण है। उसके बाद शब्द है खेलना। खेलना से आप बना सकते हैं खिलाड़ी। और लिखना से लेखक। उसके बाद जैसे दौड़ना, दौड़ना से आप बना सकते हैं धावक। इस तरह आप इन 5 प्रकार के शब्दों से भी विशेषण बना सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब तक हमने विशेषण को समझ लिया, विशेषण के सभी प्रकार देख लिए और किन किन प्रकार के शब्दों से विशेषण बनाया जा सकता है ये भी देख लिया। अब हमारे पास कुछ फैक्ट बचे हुए हैं, ऐसे फैक्ट्स जहाँ से अक्सर आपको एग्ज़ाम में सवाल मिल जाएंगे। तो अगली 2 वीडियो में, 2 छोटी छोटी वीडियो लगभग 10-12 मिनट की, 2 छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से हम और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अक्सर आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं, वहाँ से भी उन फैक्ट्स को उठाएंगे और 2 क्लास के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।